गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस के सेकंड चैप्टर में आप लोगों ने शक्ति शताब्दी वाले इस चैप्टर में शक्ति का सामान्य परिचय जाना था। शक्ति को किस प्रकार से विद्वानों ने परिभाषित किया, क्या शक्ति के बारे में अपने विचार रखे। साथ ही साथ हमने शक्ति का बल और प्रभाव से भेद भी स्पष्ट किया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम जो है शक्ति के रूप जो है वो कौन कौन से हैं उनके बारे में जानेंगे। शक्ति के रूप राजनीतिक तौर पर शक्ति के विद्वानों ने विविध रूप बतलाए हैं, जिनमें मुख्य रूप से 3 रूप माने हैं। शक्ति के जो 3 रूप हैं, जिनमें पहला रूप जो बताया गया है वो राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति से आशय ऐसी शक्ति से है जिसमें पुरस्कार, पद, कर, दंड इत्यादि से संबंधित जो शक्ति है वो राजनीतिक शक्ति है। राजनीतिक स्तर पर उपयोग में ली जाने वाली जो शक्ति है वो राजनीतिक शक्ति का पर्याय ही है। हालांकि शक्ति का इस्तेमाल प्राचीन काल से ही राजनीतिक तौर पर होता रहा है। प्राचीन काल में भी, मध्य काल में भी शक्ति का विशेष उपयोग रहा। आधुनिक काल में भी राजनीतिक क्षेत्र में शक्ति का उपयोग किया जाता है। शक्ति के औपचारिक अनौपचारिक अंग भी होते हैं, जैसे व्यवस्था विज्ञान है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। ये शक्ति के औपचारिक अंग कहलाते हैं। राजनीतिक शक्ति के औपचारिक अंग, इनको औपचारिक अंग कहा गया है। साथ ही साथ में राजनीतिक शक्ति के कुछ अनौपचारिक अंग भी होते हैं, जिस प्रकार से दबाव समूह है, राजनीतिक दल, विभिन्न संस्थाएं, वह समूह है। तो ये मुख्य तौर पर दबाव समूह है, राजनीतिक दल, विभिन्न संस्थाएं वह समूह है। ये राजनीतिक शक्ति के अनौपचारिक अंग कहलाते हैं। अनौपचारिक अंग, इनको अनौपचारिक अंग की श्रेणी में रखा जाता है। राजनीतिक शक्ति जो है, जिस प्रकार से मैंने बताया था कि जैसे किसी पद में, पुरस्कार में, प्रतिष्ठा में, कर में, दंड में, इन सभी में अंतर्निहित होती है राजनीतिक शक्ति। और इसका उपयोग आधुनिक युग में जो है शास्त्र राजनीतिक जो व्यवस्था है, इनके औपचारिक अंग और अनौपचारिक अंग दोनों ही प्रकार से राजनीतिक स्तर पर उपयोग हो रहा है इस शक्ति का। तो ये राजनीतिक शक्ति कहलाती है। दूसरा जो शक्ति का रूप माना गया है वो है आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति से तात्पर्य ऐसी शक्ति से है जिसमें समाज में उत्पादन और वितरण के जो संसाधन हैं, अर्थात धन संपदा है, उन पर किसी का स्वामित्व स्थापित होना, किसी वर्ग का स्वामित्व स्थापित होना, तो वो आर्थिक शक्ति कहलाती है। उसको आर्थिक शक्ति का पर्याय माना जाता है। तो जिस प्रकार से उत्पादन और वितरण के जो संसाधन है, उत्पादन व वितरण के संसाधन, या यूं कहें कि धन संपदा, इन पर जिनका स्वामित्व होगा, जिस वर्ग का स्वामित्व होता है, तो
या आधिपत्य होता है, स्वामित्व कह दो या आधिपत्य कह दो। तो इसलिए उसमें आर्थिक शक्ति अंतर्निहित होती है। अब कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आर्थिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति जो होता है वो राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली होता है। आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति दोनों ही एक दूसरे का पर्याय है, एक दूसरे से अंतर संबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि राजनीतिक रूप से ताकतवर व्यक्ति जो होते हैं, राजनीतिक रूप से शक्तिशाली जो लोग होते हैं, वो आर्थिक रूप से भी ताकतवर होते हैं। और जो आर्थिक रूप से ताकतवर है तो उनमें भी राजनीतिक शक्ति अंतर्निहित होती है। तो इस प्रकार से कुछ विश्लेषक दोनों में अंतर संबंध मानते हैं, दोनों को एक दूसरे का पर्याय मानते हैं, राजनीतिक शक्ति को और आर्थिक शक्ति को। लेकिन कुछ आलोचक भी हैं जो ये आलोचना करते हैं कि ये आवश्यक नहीं कि जो है आर्थिक शक्ति जो है वो ही राजनीतिक शक्ति का कारण बनता है। तो इसलिए जैसे कि उदाहरण के लिए देखें तो कार्ल मार्क्स ने समाज में आर्थिक आधार पर समाज के दो वर्ग विभाजित किए, एक पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग, जिनमें संघर्ष चलता रहता है, एक शोषक वर्ग दूसरा शोषित वर्ग। तो इस आधार पर उन्होंने दो वर्ग स्वीकार किए और उन्होंने राजनीतिक स्तर पर समाज में संघर्ष का कारण ही आर्थिक असमानता को माना। वो समाज में आर्थिक समानता स्थापित करना चाहते थे। लेकिन हम बात करें जैसे सोवियत जो रूस है, जैसे सोवियत संघ में पहले देखा जाए तो वहां पर साम्यवादी व्यवस्था के लिए आंदोलन हुए थे और साम्यवादी व्यवस्था स्थापित की गई थी। लेकिन राजनीतिक रूप से एक ताकतवर वर्ग जो था वो अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए, अपना जो है अलग विशिष्ट महत्व बनाए रखने के लिए वो हमेशा शक्तिशाली बना रहा। तो इस वजह से सोवियत रूस में साम्यवादी व्यवस्था होती हुई भी आज जो है और आज भी राजनीतिक रूप से शक्तिशाली वर्ग का अपना वर्चस्व है। इसलिए कार्ल मार्क्स की ये धारणा तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती कि आर्थिक रूप से जो आर्थिक शक्ति है वही राजनीतिक संघर्ष का कारण बनती है या राजनीतिक तौर पर अलगाव या विरोधाभास उत्पन्न होते हैं। तो इस वजह से आर्थिक शक्ति भी समाज में एक महत्वपूर्ण शक्ति मानी जाती है राजनीतिक तौर पर। तो ये शक्ति का दूसरा रूप था आर्थिक शक्ति। प्रिय विद्यार्थियों, तीसरा रूप शक्ति का बताया गया है विचारधारात्मक शक्ति। विचारधारात्मक शक्ति विचारधारात्मक शक्ति से तात्पर्य ऐसी शक्ति से है कि प्रत्येक देश, समाज या राज्य की सांस्कृतिक परंपराएं, सामाजिक परंपराएं भिन्न भिन्न होती हैं, वहां की भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं होती हैं। सामाजिक परिस्थितियां सभी देशों की अपनी भिन्न भिन्न परिस्थितियां हैं। लेकिन जब किसी क्षेत्र विशेष में या किसी राष्ट्र विशेष में किसी एक विचारधारा को विशेष तवज्जो दी जाती है, विशेष महत्व दिया जाता है, तो उस देश की वो विचारधारा एक पहचान बन जाती है और उसी विचारधारा को आगे बढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से विचारधारात्मक शक्ति का उदय होता है। जैसे विचारधारात्मक शक्ति के उदय के तौर पर देखें तो जैसे उदारवाद है, साम्यवाद है, समाजवाद है, एकात्म मानववाद है, फासीवाद है, नाजीवाद है। अनेक ऐसी विचारधाराएं हैं जो किसी राष्ट्र विशेष की पहचान बन जाती है और वो विचारधारा ही एक शक्ति का पर्याय हो जाती है।
आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में इस प्रकार से विचारधारात्मक शक्ति का उदय भी बहुत से देशों में हुआ है और उन देशों की वो पहचान भी बनी। तो इस प्रकार से विचारधारात्मक रूप में भी शक्ति होती है। तो शक्ति का रूप विचारधारात्मक शक्ति को भी बतलाया गया है। कई बार तो कुछ देशों में विचारधारा के नाम पर लाखों लोगों को, हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे हिंसात्मक संघर्ष भी हुए हैं। ऐतिहासिक तौर पर यदि हम मूल्यांकन करें तो पता चलता है, यदि इतिहास के पृष्ठों में हम झांक करके देखें, इतिहास की पृष्ठभूमि में झांक करके देखें तो पता चलता है कि रूस है, कंबोडिया है, चीन है, इन देशों में साम्यवाद के नाम पर हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, हिंसात्मक संघर्ष हुए। तो इस प्रकार से विचारधारात्मक शक्ति हिंसात्मक के संघर्ष को भी बढ़ावा देती है। तो रूस है, कंबोडिया है, चीन है, इनमें विचारधारा के नाम पर संघर्ष हुए हैं। भारत में भी संघर्ष देखा जा सकता है, जैसे नक्सलवाद है। तो नक्सलवादी, माओवादी इस प्रकार की विचारधाराओं के आधार पर संघर्ष देखने को मिलते हैं। तो देखा जाए तो विचारधारा भी एक शक्ति का एक रूप माना गया है। तो इस तरह से विद्यार्थियों को शक्ति के 3 रूप बतलाए गए हैं राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा: राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, विचारधारात्मक शक्ति। तो ये थे शक्ति के 3 रूप। अब नेक्स्ट है शक्ति की संरचना के सिद्धांत कौन कौन से हैं, उनके बारे में जानते हैं। शक्ति की संरचना के सिद्धांत। प्रिय विद्यार्थियों, शक्ति की संरचना के भी विद्वानों ने, राजनीतिक विश्लेषकों ने मुख्य तौर पर 4 सिद्धांत बताए हैं, जिनके बारे में हम जानेंगे। जैसे पहला सिद्धांत है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत शक्ति की संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो वर्ग प्रभुत्व का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत से आशय है कि समाज में 2 वर्ग होते हैं। एक आर्थिक रूप से ताकतवर वर्ग, जो आर्थिक ताकतवर वर्ग जो होता है, तो आर्थिक रूप से ताकतवर वर्ग को कार्ल मार्क्स जो थे साम्यवादी विचारक, उन्होंने इसे बुर्जुआ वर्ग की संज्ञा दी है। कौन से वर्ग की संज्ञा दी है? बुर्जुआ वर्ग। और दूसरा वर्ग उन्होंने माना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आर्थिक कमजोर वर्ग। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और आर्थिक रूप से ताकतवर वर्ग। तो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसको उन्होंने सर्वहारा वर्ग की संज्ञा दी, सर्वहारा वर्ग। अब इसमें जो ये बुर्जुआ वर्ग है, अर्थात जो अमीर है, जो पूंजीपति वर्ग है, तो ये सर्वहारा वर्ग की, अर्थात निम्न वर्ग की, जो निम्न वर्ग है या फिर गरीब वर्ग है, या फिर यूं कहें कि श्रमिक वर्ग है, ये कह सकते हैं हम, तो इनका ये शोषण करते हैं।
ये वर्ग जो है आर्थिक रूप से ताकतवर जो वर्ग है, जो बुर्जुआ वर्ग है, वो समाज में अपना वर्चस्व रखता है, अपना प्रभुत्व रखता है और अपने से नीचे वाले लोगों पर ये अपना वर्चस्व बनाए रखता है। तो इससे इसका प्रभाव हमेशा बना रहता है। इनको समाज में विशेष तवज्जो दी जाती है, महत्व दिया जाता है। तो इस आधार पर भी शक्ति का एक अलग तरह से ही बुर्जुआ वर्ग में उदय होता है। बुर्जुआ वर्ग शक्तिशाली बना रहता है, उसमें शक्ति अंतर्निहित पाई जाती है सर्वहारा वर्ग की अपेक्षा। तो इस प्रकार से समाज में एक आर्थिक रूप से ताकतवर वर्ग का जो है वर्ग प्रभुत्व बना रहता है और उसमें शक्ति अंतर्निहित होती है, ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा। किसने कहा? कार्ल मार्क्स, साम्यवादी जो विचारक थे, उन्होंने इस प्रकार के विचार व्यक्त किए। तो ये शक्ति की संरचना का वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत था। दूसरा जो सिद्धांत माना गया है वो है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। विद्यार्थियों, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से तात्पर्य शक्ति की संरचना के ऐसे सिद्धांत से है कि समाज में या राजनीतिक स्तर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज में कमजोर माने जाते हैं, उनको इतना विशेष जो है शक्तिशाली नहीं समझा जाता, लेकिन वो अपनी क्षमता से, अपनी कुशलता से, अपनी प्रबंधन क्षमता से, अपनी काबिलियत से और नेतृत्वशीलता के गुणों से अपनी एक विशिष्ट पहचान बना लेते हैं और विशिष्ट पहचान बना करके वो अपना विशिष्ट वर्ग कायम कर लेते हैं। कौन सा वर्ग? विशिष्ट वर्ग, जो एक तरह से कमजोर वर्ग होते हुए भी वो अपनी एक विशिष्ट स्थिति बना लेता है समाज में। जैसे डॉक्टर, वकील, अध्यापक, उद्योगपति, इंजीनियर, राजनेता, ये अपनी विशिष्ट स्थिति कायम कर लेते हैं और उनका प्रभाव स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार से शक्ति की संरचना की दृष्टि से देखें तो समाज में विशिष्ट वर्ग का भी उदय होता है और उसमें विशिष्ट शक्ति अंतर्निहित होते हुए वो अपनी एक अलग स्थिति बना लेता है समाज में। तो इस वर्ग के लोग अपने आप को, हालांकि ये ज्यादा कोई विशेष तौर पर शक्तिशाली या पावरफुल लोग नहीं होते राजनीतिक स्तर पर मूल्यांकन करें तो, लेकिन समाज में ये अपनी एक विशिष्ट स्थिति बना लेते हैं। अन्य सामान्य लोगों की अपेक्षा इनको विशिष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, विशिष्ट प्रभुत्व दी जाती है। तो इस प्रकार से शक्ति की संरचना का ये विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत भी विद्वानों ने बताया। तीसरा जो सिद्धांत माना गया है वो है नारीवादी सिद्धांत। नारीवादी सिद्धांत। प्रिय विद्यार्थियों, नारीवादी सिद्धांत से आशय है कि समाज में नारियों को विशेष महत्व देने वाले जो लोग हैं वो नारीवादी समर्थक कहलाते हैं। और भारत में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक मूल्यांकन करें तो भारत का समाज, यहाँ की संस्कृति एक तरह से पुरुष प्रधान समाज या पुरुष प्रधान की संस्कृति रही है। लेकिन आधुनिक समय में लोगों की सोच में जैसे जैसे शिक्षा का विकास हुआ वैसे वैसे लोगों की सोच में परिवर्तन आया है और अब समाज में हर जगह पर नारियों को भी विशेष समानताएं दी जाने लगी है, नारियों को विशेष महत्व दिया जाने लगा है। तो इसलिए नारियां भी जो है शक्ति का एक पर्याय समझी जाने लगी है और पुरुषों में नारियों में किसी प्रकार का
असमानता का बर्ताव नहीं होना चाहिए। कुछ नारीवादी समर्थक तो यहाँ तक कहते हैं कि जिस परिवार में महिलाओं का आदर नहीं होता है, रेस्पेक्ट नहीं होता है, वहाँ देवताओं का वास नहीं होता है। और ऐसा हमारे प्राचीन शास्त्र या प्राचीन जो धर्मशास्त्र ग्रंथ है उनमें ऐसा उल्लेखित मिलता है। तो इसलिए नारियों को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए, उनके साथ किसी प्रकार का पक्षपात का व्यवहार नहीं करना चाहिए, जो आजकल आधुनिक काल में अनेक प्रकार के नारियों के लिए जो है असमानताएं कहीं कहीं पर देखने को मिलती हैं। नारियों का शोषण होता है, उत्पीड़ित व्यवहार होता है, घरेलू हिंसा होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में आवश्यक है कि उनको विशेष तवज्जो दी जाए। आज समाज में हर क्षेत्र में, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में नारियां बराबर पुरुषों के बराबर आगे बढ़ रही हैं और उनको अवसर दिए जाने चाहिए, जिससे समाज में विकास संभव हो सके, सभ्य समाज का निर्माण। तो नारीवादी सिद्धांत के समर्थकों का जो है इस प्रकार से वक्तव्य रहा। फिर नेक्स्ट है बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत अब हमने शक्ति की संरचना की जो ऊपर तीनों सिद्धांत जो मैंने बताया, जैसे वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, इसमें दो वर्गों के बीच संघर्ष रहा, बुर्जुआ वर्ग, सर्वहारा वर्ग। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, इसमें भी दो वर्गों में असमानताएं देखने को मिलती है, संघर्ष। एक तो विशिष्ट वर्ग होता है, एक सामान्य वर्ग होता है, ठीक है, ये आप लोगों ने जाना। तो सामान्य वर्ग और विशिष्ट वर्ग, यहाँ पर भी दो वर्ग देखने को मिलते हैं। ऐसे नारीवादी सिद्धांत में पुरुष वर्ग, एक तो पुरुष वर्ग होता है और एक महिला वर्ग। तो यहां पर भी दो वर्गों में असमानता नजर आती है। तो इसी आधार पर शक्ति का प्रादुर्भाव, शक्ति का उदय होता है समाज में। अब बहुलवादी जो सिद्धांत है, इसके अंतर्गत ये जानेंगे कि जिस प्रकार से शक्ति की संरचना के इन तीनों सिद्धांत में दो वर्गों के बीच शक्ति की दृष्टि से संघर्ष रहा है, लेकिन बहुलवादी सिद्धांत के जो समर्थक जो हैं उन्होंने अपना अलग ही दृष्टिकोण व्यक्त किया है शक्ति की संरचना की दृष्टि से। उनका मानना है बहुलवादियों का कि शक्ति जो है समाज का जो बहुल वर्ग है उसमें भी अंतर्निहित होती है। तो इन्होंने किसी संस्था, संगठन, या समूह में शक्ति को अंतर्निहित माना है, जिनका अपना विशेष प्रभाव बना रहता है, जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पर सभी को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से बहुलवादियों ने किसी एक वर्ग विशेष को न मान करके एक अपनी बहुलवादी विचारधारा प्रस्तुत करते हुए किसी संस्था, संगठन या समूह में शक्ति को अंतर्निहित माना, उसी के आधार पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने जो है इस प्रकार से बहुलवादी सिद्धांत के अंतर्गत जो है शक्ति की संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने शक्ति की संरचना के सिद्धांत में ये चार महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में जानकारी हासिल की। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत और बहुलवादी सिद्धांत। चलो आज के इस वीडियो में इतना ही, और आप रेगुलर इनको स्टडी कीजिएगा। आपके पास इन चैप्टर्स के नोट्स भी अवेलेबल हैं, लिखे हुए हैं, तो स्टडी कीजिए, बार बार इनको पढ़ते रहिए। रिवीजन जरूरी है अच्छी पढ़ाई के लिए, तभी वो याद रह पाते हैं। थैंक यू सो मच।